वेलकम स्टूडेंट, टुडेस टॉपिक मोलर मास। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे हम लोग क्या क्या वीडियो देखे हैं। उसमें हम लोग मोल की परिभाषाएं देखे हैं, मोल की परिभाषाएं देखे हैं। अगर आप लोग मोल की परिभाषा नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग मोल की परिभाषा, क्योंकि मोल के बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते। मोल कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और मोल की परिभाषा भी दे चुका हूँ। 3 स्थिति में द्रव्यमान के पद में दिया हूँ मैं। किसके पद में दिया हूँ मैंने? द्रव्यमान के पद में। दूसरा दिया हूँ आयतन के पद में, और तीसरा अंग के पद में। ठीक इस तरह से मैंने दिया है, तो वहाँ देख लीजिएगा मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधी से हमारे बिना किसी रुकावट के मोलर द्रव्यमान में, है ना। डायरेक्टली परिभाषा चलते हैं। तो मोलर द्रव्यमान है क्या? तो किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के कितने? एक मोल के द्रव्यमान को, मान जाए कोई पदार्थ जिसका एक मोल है, ठीक है, एक मोल का जितना द्रव्यमान है, एक मोल का क्या है? जितना द्रव्यमान है, उसको ही हम लोग कहेंगे मोलर द्रव्यमान। बात एकदम साफ है कि किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहेंगे? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब हम लोग इसके लिए आपको क्या समझना जरूरी है? इसके लिए समझना आपको जरूरी है कि एक मोल एक्चुअली है क्या। तो एक मोल, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ एक मोल, मैं बोलता हूँ कार्बन। किसको बोल देता हूँ मैं? कार्बन। एक मोल मैं कार्बन परमाणु को बोलता हूँ, है ना। तो एक मोल कार्बन परमाणु है, तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसा कुछ आएगा सिचुएशन। तो हम लोग एक मोल कार्बन परमाणु का हम लोग मान लीजिए निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान। ये परमाणु द्रव्यमान निकालना आप लोग, निकालने की जरूरत नहीं होती, इसको याद करना पड़ता है, आप लोग कर लीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो एक मोल कार्बन परमाणु है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। तो एक मोल कार्बन परमाणु बराबर कितना होता है? 12 ग्राम होता है ना, होता है नहीं? ठीक है, तो मान लो जाए एक मोल कार्बन परमाणु है ना। तो एक मोल कार्बन परमाणु बराबर, एक मोल कार्बन परमाणु बराबर उसका क्या होता है? जो परमाणु द्रव्यमान है वो ना, कौन सा द्रव्यमान है? परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई? 12 होता है, हम लोग जानते हैं। तो एक मोल जो कार्बन परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12। मतलब एक मोल कार्बन परमाणु का मान कितना है? 12। बात समझ आ रही है? एक मोल कार्बन परमाणु का मान कितना है? 12 है। तो उस किससे संबंधित है? परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है ना। अब मान जाए मैं बोलता हूँ एक मोल ऑक्सीजन। क्या बोल दिया मैंने? एक मोल ऑक्सीजन। तो एक मोल ऑक्सीजन मतलब कितना? तो हम लोग किससे लेंगे? परमाणु द्रव्यमान से लेंगे। किससे लेंगे? परमाणु द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 8 8 16। कितना होता है? 16। ठीक है, तो 16 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 16 है, एक मोल ऑक्सीजन में, ठीक है, 16। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के बारे में किसका यूज़ करते हैं? परमाणु द्रव्यमान का यूज़ करते हैं। अब इसी को मैं एक बोल देता हूँ एक बार और, दिमाग थोड़ा चलाइएगा, कि एक मोल ऑक्सीजन अणु बोल देता हूँ। इस स्थिति में आप लोग कैसे करोगे मोल को? इसलिए आपको मोल का परिभाषा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मोल ऑक्सीजन अणु बोल दिया, तो अणु बोल दिया मतलब ये वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो आणविक द्रव्यमान से। कौन से द्रव्यमान से? आणविक द्रव्यमान से। अभी मैं यहाँ पर कितने बार बताया? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बता रहा था ना मैं, ठीक है। अब आणविक द्रव्यमान तो कैसे निकलते? तो भाई उसका कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, और ऑक्सीजन कैसे रहता है? O2 रहता है ना। तो ऑक्सीजन 16 गुणित कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 32। उसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32। तो जो अणु की बात होगी तो आणविक द्रव्यमान से संबंधित रहेगी, परमाणु की बात हो जाए परमाणु की बात होगी तो परमाणु द्रव्यमान से संबंधित रहेगी। इस तरह से हम लोग मोल के बारे में समझते हैं। जैसे गैस के बारे में, एक मोल मान जाए O2 है, तो क्या बोलेंगे? 22.4 लीटर है बोलेंगे। एक मोल बोल दिया मतलब 22.4 लीटर। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। एक मोल मान जाए हम लोग बोल देते हैं CO2 गैस, तो कितना है? ये आप ये कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पर ऑक्सीजन बस लिखा है, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन दो जने हैं तो दो मोल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक ही मोल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बराबर कितना होता है? तो 22.4 लीटर। मान जाए एक मोल के बारे में, कोई भी यौगिक है तत्व के एक मोल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर गैस में बात कर रहे हैं तो गैस में 22.4 लीटर होता है STP पर, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कण के बारे में बात है तो एक मोल मान जाए H2O है। एक मोल क्या है? H2O। तो हम लोग क्या जानते हैं?
कर्ण के बारे में बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये सब आपको पढ़ना है। तो हम लोग चलते हैं सीधा किस में, परिभाषा में, है ना। तो परिभाषा तो मैंने दे दी है कि किसी पदार्थ के एक मोल, कितना मोल, एक मोल के द्रव्यमान को, ये एक मोल का द्रव्यमान जितना द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे मोलर द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, मोलर द्रव्यमान। चलो ठीक, मैं इसको उदाहरण दे देता हूँ आपको कि उदाहरण में आप लोग लिख जब आ जाए, ये क्या है, जल है। कौन है, जल। तो जल का मान लीजिए हम लोग निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान। ये तत्व तो नहीं है ना, यौगिक है ना भाई, इसलिए हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, तो आप तो निकालना आ गया होगा, 6वीं 7वीं पढ़े हम लोग, 6वीं 7वीं बोलता हूँ सॉरी, 9वीं में 10वीं में। तो ये हाइड्रोजन का एक होता है, इसका 2 गुना है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 8 16, ठीक है। तो 16 2 कम 2 16 कितना हो गया, 18। तो आणविक द्रव्यमान कितना निकला उसका, 18। तो आणविक द्रव्यमान निकल गया, मतलब उसका एक मोल निकल गया। एक मोल किससे संबंधित है, परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है। उसी तरह किससे संबंधित है, आणविक द्रव्यमान से। यहाँ पर मैंने बताया था आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो एक मोल है उसके आणविक द्रव्यमान से संबंधित है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, जल का आणविक द्रव्यमान का 18 यूनिट है। कितने यूनिट है, 18 है ना। तो 18 है, तो जल का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जल का मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान अगर यहाँ पर 18 है तो इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बताओ तो फिर। मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 18 ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एक मोल द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एक मोल द्रव्यमान तो आणविक द्रव्यमान से संबंधित हो गया, तो यौगिक है तो जी, आणविक द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को क्या बोले, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो एक मोल के द्रव्यमान का अगर इसका 18 है तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18। बट फर्क इतना है कि हम लोग जो मोलर द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो इकाई है वो GM मोल -1 है। मतलब यहाँ पर U की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 18 ग्राम मोल पावर -1। ये हो गया उदाहरण, ठीक है ना। मान लीजिए किसी परमाणु को बात करते हैं, तो किसी परमाणु का मोलर द्रव्यमान, किसी परमाणु का मोलर द्रव्यमान है उसके ग्राम, उसके क्या, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम परमाणु द्रव्यमान हम लोग पढ़े हैं। मान लीजिए किसी अणु का मोलर द्रव्यमान है तो उसका क्या हो जाएगा, ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर होगा। किसी भी परमाणु का मोलर द्रव्यमान पढ़े हम लोग ना, तो मोलर द्रव्यमान किसके बराबर होता है, बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, तथा किसी भी अणु का मोलर द्रव्यमान होता है वहाँ ग्राम अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। ये अणु आणविक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये मोलर द्रव्यमान क्लियर हो गया होगा। उदाहरण में आप लोग इसका H2O का लिखिए, और ये जो मैंने इधर में पूरा समझाने के लिए इसको लिखा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मोलर द्रव्यमान क्लियर हो गई, और मोलर द्रव्यमान के बाद जस्ट आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो मोलर द्रव्यमान के जस्ट आगे हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम, है ना जी। तो मोलर वॉल्यूम हम लोग कैसे क्लियर करते हैं उसको देखिए, है ना, कि निश्चित ताप, केल्विन देखें तो 273 ये केल्विन में है ना, किस में है ये, केल्विन में, के। तो निश्चित ताप एवं दाब पर, इसको ताप में हम लोग 273 के लिखते हैं, लिख लेना आप लोग कोष्टक में, कि निश्चित ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल आयतन को, कितने मोल आयतन को, 1 मोल। अब 1 मोल द्रव्यमान को, 1 मोल द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते थे, मोलर द्रव्यमान बोलते थे। 1 मोल द्रव्यमान को, यही पर क्लियर करिएगा, 1 मोल द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो 1 मोल आयतन को क्या बोल देंगे, 1 मोल आयतन, बात समझ आएगी। तो किसी निश्चित ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल आयतन को, कितने मोल आयतन को, 1 मोल आयतन को हम लोग कहेंगे मोलर आयतन, या बोलेंगे ग्राम अणु आयतन। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, ग्राम अणु आयतन, है ना। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं Vm से, इस m को नीचे कर दीजिएगा, इसको हम लोग Vm से प्रदर्शित करते हैं, है ना। मान लीजिए मैंने आपको बताया है 1 मोल गैस, 1 मोल जो गैस होता है ना, तो 1 मोल गैस उसका आयतन है ना, 1 मोल गैस है मान जाए, गैस के 1 मोल गैस में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गैस के 1 मोल आयतन,
तो ऐसे लिख देना, ठीक है। गैस के 1 मोल आयतन, तो गैस के 1 मोल आयतन कितना होता है, मैंने बताया था 22.4 लीटर होता है ना, 22.4 लीटर होता है। और उसका भार है, अनुभार है, ये कहलाता है, मतलब कहा जाए जो उसका लीटर है। हम लोग कहाँ कहाँ क्लियर कर लिए हैं वो भी समझना कि कर्ण में देखें तो 6.0210 इंटू 10⁻23 ऐसा होता है 1 मोल के बराबर। और 1 मोल के बराबर अगर गैस का लीटर लेंगे तो कितना बराबर होता है, 22.4 लीटर होता है। गैस में लेते हैं तो, कर्ण में लेते हैं तो इतना होता है ना। ये मोल है जी इसको। तो मान लो जो हम लोग इसको उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं कि मान लो जाए किसी भी हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का किसी निश्चित ताप एवं दाब पर उसका घनत्व हम लोग अधिकतर 1 लिखते हैं, हम लोग जानते हैं, है ना, हाइड्रोजन का। लेकिन एक्चुअली में यह होता है 0.0, ये 1 नहीं जी, इसको छोड़िए, इसको उसको बन जा रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जा रहे हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन का हम लोग क्या लिख लेंगे, घनत्व। क्या बोलेंगे, घनत्व। अगर हाइड्रोजन का घनत्व 0.200040 ना ग्राम, है ना। एक निश्चित ताप एवं दाब पर हाइड्रोजन के उदाहरण के बता रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, कि एक निश्चित ताप पर हाइड्रोजन का जो घनत्व है वो मात्र 0.0009 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार 0.0009 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन बराबर 1 मिलीलीटर होगा। कितना लीटर होगा, 1 मिलीलीटर होगा, है ना। इतना नॉर्मल लिख देना आप लोग, इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। चलिए मैं छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि मान जाए 14 ग्राम नाइट्रोजन है। अब उसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आयतन, नॉर्मल आयतन, ठीक है। मोलर आयतन के बारे में बात नहीं करते हैं हम लोग, नॉर्मल आयतन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तब कैसे ज्ञात करेंगे, एनटीपी पर होता है ना, वो भी याद रखना है, एनटीपी और एसटीपी भी होता है। तो एनटीपी पर ये प्रश्न आता है ना। एनटीपी का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसको पता है, और नहीं पता है उसको तो हम बताएंगे, है ना। एसटीपी और एनटीपी। तो निम्नलिखित का एनटीपी का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। निम्नलिखित का एनटीपी पर आयतन ज्ञात कीजिए। तो मान जाए नाइट्रोजन है 14.9 ग्राम नाइट्रोजन दिया गया है, उसका हम लोग आयतन ज्ञात करना है ना। ये अलग अलग दिया था, मोल में दिया जाता है, ग्राम में देता है, वगैरह अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन के बारे में आता है, N2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का हम लोग निकालेंगे पहले आणविक द्रव्यमान। क्या निकालेंगे पहले हम लोग, आणविक द्रव्यमान। इसको ही फेयर कर लीजिएगा, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो आणविक द्रव्यमान के लिए पहले तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ता है। किसका, सोडियम का, तो सॉरी नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 7, और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14 होता है। और N2 है, तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो आणविक द्रव्यमान क्या लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28 ग्राम मोल -1, है ना। क्योंकि इसका जो आणविक द्रव्यमान है किसके बराबर होता है, मैं बता चुका हूँ कि वो मोलर द्रव्यमान के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसका मान निकल गया 28 GM मोल -1, ये तो निकल गया। अब हम लोग को आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। और हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है, मान जाए 1 मोल है नाइट्रोजन के अणु है ना। तो 28 ग्राम है कुल, कितने ग्राम है, 28 ग्राम। 1 मोल मतलब आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो आणविक द्रव्यमान किससे संबंधित है बोला था मैं, मोल से। किससे संबंधित है, मोल से। तो 28 ग्राम मान जाए नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन। तो 28 ग्राम में जो नाइट्रोजन है उसका एनटीपी पर आयतन कितना होगा। आयतन के लिए मैंने बताया था, मोल के लिए देखिए, कण के लिए मैंने बताया 0.22×10⁻23, और गैस के लिए क्या बताया था मैंने, 22.4 बताया था। ये बार बार यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन एनटीपी पर आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। 28 ग्राम का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम मतलब कितना मोल, 1 मोल। 1 मोल आणविक द्रव्यमान से संबंधित है ना उससे, ठीक है। तो 28 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 मोल का मतलब आयतन कितना लिखा है, 22.4 लीटर लिखा है। तो हमको निकालना कितने का है ना, हमको निकालना है 14 ग्राम का।
कितना निकालना है, 14 ग्राम। तो 14 ग्राम को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं कि उनका जो 1 मोल का आयतन है जो 22.4 है, उनको हम लोग भाग देते हैं उसके आणविक द्रव्यमान से, ठीक है, और उसको हम लोग गुना कर देते हैं उसके परमाणु द्रव्यमान, कितना निकला है 14, उनसे। ये सूत्र आप लोग ध्यान से दीजिएगा रिपीट करके, है ना। तो इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग काट लेते हैं, कैसे, 14 कम 14, 2 आ गया, चलिए ठीक है, इतना आ गया, है ना। तो हमारे पास कितना है, 11.2 लीटर ये निकल गया आयतन। आयतन निकालना आना चाहिए आपको, इसको रिपीट करके देखिए बार बार, है ना। चलिए, तो टॉपिक नंबर 3 हम लोग चलते हैं, वाष्प घनत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपन डेंसिटी, क्योंकि हम लोग जब मूलानुपाती सूत्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मूलानुपाती सूत्र, तब वाष्प घनत्व का यूज़ होगा, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ही उसका, है ना। तो ये भी इसका हम लोग सूत्र निकालेंगे, कैसे इसका सूत्र बनाएंगे वो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। कि किसी गैस का परिभाषा चलते हैं हम लोग, कोई नो टेंशन, ठीक है। हम लोग बड़े बड़े चीज़ों को ऐसे निकालेंगे, देखिए, है ना। क्या होता है कि पहले छोटी छोटी बेसिक चीज़ को आप लोग जानना होता है, तो टाइम वेस्ट हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो। सो आप, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को आप लोग समझेंगे तभी तो आपका मेन टॉपिक समझ आएगा। तो देखिए, किसी गैस का वाष्प घनत्व जी, क्या है, वाष्प घनत्व। किसी गैस का वाष्प घनत्व, उस गैस, मान लो जाए मैं कोई भी गैस ले लेता हूँ, है ना, कोई भी नाइट्रोजन गैस ले लेता मैंने, ठीक है ना। तो किसी गैस का, इसको उदाहरण के लिए दिया हूँ ना मैं, केवल उदाहरण के लिए, आप लोग क्लियर करिए, है ना। एन फार तो क्या होता है, एन फार कुछ नहीं होता है, चलिए आगे चलते हैं ना। तो किसी गैस का वाष्प घनत्व, किसी गैस का वाष्प घनत्व, उस गैस मान जाए एन को लिए हम लोग, उस गैस और हाइड्रोजन गैस के एक ही ताप व दाब पर समान आयतनों के भारों का अनुपात है। भारों का अनुपात है, मतलब क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझना, कि किसी गैस का वाष्प घनत्व है, वहाँ उस गैस मतलब जो गैस के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, उस गैस और हाइड्रोजन गैस, और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, उस गैस और हाइड्रोजन गैस के एक ही ताप व दाब पर, दोनों में एक ही ताप व दाब पर समान आयतनों के भारों का अनुपात है। अनुपात मतलब ये बटम हो जाता है, ठीक है। तो किसी गैस का वाष्प घनत्व, उस गैस जिस गैस के बारे में हम लोग बात करें, उस गैस और हाइड्रोजन गैस के एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन, इसका भी उतना ही आयतन, इसका भी उतना ही आयतन, समान आयतनों के ये भार है, इसका जो भार है, उस भार का क्या अनुपात है, क्या है, अनुपात, मतलब वही क्या है, वाष्प घनत्व है ना। तो किसी गैस का वाष्प घनत्व, उस गैस जिस गैस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उस गैस और हाइड्रोजन गैस, और कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस के एक ही ताप व दाब पर समान आयतन के भारों का अनुपात है, कौन है, वाष्प घनत्व। रिपीट करके सुनिए तब समझ आएगा बार बार, है ना। तो वाष्प घनत्व हम लोग सूत्र निकालते हैं, हम लोग तो बता दिए, क्या बता दिए, वाष्प घनत्व पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, जितना, मतलब दोनों का मात्रा समान होना चाहिए ना, समान आयतन होना चाहिए। तो कोई भी गैस लेते हैं, उस गैस का निश्चित मात्रा का आयतन बट्टा उतना ही मात्रा में हाइड्रोजन का आयतन, ये जो मैंने परिभाषा में बता दी है। अब यहाँ से लिखते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि वाष्प घनत्व का मतलब क्या होता है, कि गैस के एन अणुओं का भार, एन संबंधित किससे होता है, मोल से होता है। तो हम लोग गैस के एन अणुओं का भार के बारे में बात करें, इसका मात्रा, निश्चित मात्रा में आयतन है ना, इसका भी निश्चित मात्रा में आयतन है। तो आयतन संबंधित जहाँ पर आयतन आ गया, मतलब वहाँ पर कौन आ जाएगा, भार आ जाएगा। तो गैस के एन अणुओं का भार, बात समझ रही है। उसी तरह उतने ही मात्रा में गैस हाइड्रोजन का आयतन, तो भाई जितने मात्रा ऊपर के लिए उतने मात्रा में इतना भी नीचे में रहेगा। तो हाइड्रोजन के एन अणुओं का भार, इसका भार, भार के बारे में बात करें, आयतन के बारे में बात करते हैं।
अब हम लोग भार के बाद चलते हैं वाष्प घनत्व। ये पूरा पर इसका हम लोग इसका एक फार्मूला बनाएंगे भाई, है ना। तो वाष्प घनत्व गैस के एक अणु का भार। अब माया 1 मोल के बारे में बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। गैस के अणुओं का भार बोलते हैं, हाइड्रोजन के n अणुओं का भार बोल रहे हैं, है ना। तो माया 1 अणु का भार लेते हैं, तो गैस के 1 अणु का भार, गैस के कितने अणु का भार, 1 अणु का भार बट्टा हाइड्रोजन के फिर 1 अणु, क्योंकि ऊपर का आयतन और नीचे का आयतन सेम रहता है, उस तरह भार सेम रहता है, समान आयतन बोला जाए ना। तो यहाँ पर गैस के 1 अणु का भार बट्टा हाइड्रोजन के 1 अणु का भार, ये भी क्लियर हो गया, है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन के 1 अणु का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु 1 होता है ना। इसमें परमाणु भार तो 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 होता है, इसलिए इसका अनुभार कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2 होता है, हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वाष्प घनत्व तो बराबर गैस का 1 अणु का भार, मतलब गैस का अणुभार, सीधी सी बात है। जितना हम लोग गैस लेंगे उसका अणुभार, तथा हाइड्रोजन का 1 अणुभार। तो हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 2 होता है, हम लोग बताने हैं, मैंने बात ही बताया। तो क्या हो जाएगा, गैस का अणुभार बट्टा 2। ये 2 कहाँ से क्लियर हो गया, है ना, 2। अब हम लोग देखते हैं नीचे कि वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है कि गैस का अणुभार मतलब क्या हो गया, अणुभार ओनली, और अणुभार बट्टा 2, अणुभार बट्टा 2। बात समझ आ रही है। आणविक भार बोलते हैं उसको ना, तो अणुभार बट्टा 2, ये हो गया, आपके पास आ गया सूत्र, वाष्प घनत्व सूत्र, अणुभार बट्टा 2। अब मान लीजिए अणुभार का हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो या तो 2 को इधर पक्षांतर कर दें, तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित वाष्प घनत्व। माजे आणविक हम लोग अणुभार, हमारे पास माजे अणुभार आ जाएगा, है ना। अभी देखना मैं सूत्र में बताऊंगा जो अणुभार निकालना है मान लीजिए हमको, है ना। किसी का क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। जब हम लोग मूल अनुपाती सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारे सवाल बनाएंगे, आणविक सूत्र निकालेंगे, अणु सूत्र निकालेंगे, तो वहाँ पर हम लोग निकालेंगे किसी भी यौगिक का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार को हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र द्रव्यमान बोलते हैं। तो अणुभार निकालेंगे तो अणुभार का सूत्र लगाए तो 2 गुणित वाष्प घनत्व, याद रखिएगा 2 गुणित क्या है, वाष्प घनत्व, ठीक है।